कैसे हो आप। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है केमिस्ट्री पॉइंट। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है सांद्रता सेल, जिसको कंसंट्रेशन सेल भी कहते हैं हम, सांद्रता सेल। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसका, सांद्रता सेल या जिसको कहा जाता है कंसंट्रेशन सेल। नाम से ही पता है कि यहाँ जो सेल काम करेगा वो सांद्रता के अनुसार, यानी क्योंकि सांद्रताएं अलग अलग होंगी तो उस कंसंट्रेशन में चेंज की वजह से ये सेल काम करेगा, इसीलिए इसको कहा गया है सांद्रता सेल या कंसंट्रेशन सेल। तो चलिए बात करते हैं कि ये कंसंट्रेशन सेल आखिर होता क्या है। तो जब हम सांद्रता सेल पढ़ेंगे तो उसमें आप एक चीज देखेंगे, कॉमन चीज, कि सांद्रता सेल या कंसंट्रेशन सेल एक ऐसा सेल है जिसमें एनोड और कैथोड दोनों एक ही मेटल के बने होंगे, यानी एनोड और कैथोड जो होंगे वो सेम मेटल के होंगे। जैसे अगर एनोड आपका जिंक का है तो कैथोड भी आपका जिंक का होगा। जैसे हम गैल्वेनिक सेल में देखते थे, वहां क्या होता था कि एनोड और कैथोड दो अलग अलग मेटल के होते थे, लेकिन यहाँ कंसंट्रेशन सेल में जो एनोड और कैथोड है वो दोनों सेम मेटल के होंगे और सेम इलेक्ट्रोलाइट में डिप होंगे। इलेक्ट्रोलाइट भी सेम होगा। वहां आपका जो वैद्युत अपघट्य था, इलेक्ट्रोलाइट था, वो डिफरेंट था। जिंक की जो रॉड थी वो जिंक सल्फेट में डिप थी और जो कॉपर की रॉड थी वो कॉपर सल्फेट में डिप थी। यहां इलेक्ट्रोलाइट भी सेम होगा, मेटल भी सेम होगी, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट है उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। उनकी कंसंट्रेशन जो होगी वो डिफरेंट होगी, इसीलिए इसको कंसंट्रेशन सेल कहा जाता है, क्योंकि सांद्रताएं अलग अलग होती हैं। तो सिंपली अगर हम कहें तो कंसंट्रेशन सेल एक ऐसा सेल है जिसमें सेम मेटल की दो रॉड सेम इलेक्ट्रोलाइट में डिप रहती हैं और दोनों इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। अगर हम कहें तो सांद्रता सेल एक ऐसे सेल हैं जिसमें समान धातु की दो छड़ें समान वैद्युत अपघट्य में डूबी रहती हैं, लेकिन वैद्युत अपघट्यों की सांद्रताएं क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। अगर एक कंसंट्रेशन सेल का निर्माण करना हो तो बिल्कुल जैसे गैल्वेनिक सेल का निर्माण करते हैं वैसे ही कंसंट्रेशन सेल का भी निर्माण होता है। यानी हम दो कंटेनर लेते हैं और इसमें कोई मेटल रॉड डिप कर देते हैं। अब ये ध्यान रखना, सपोज करो ये एम मेटल है तो यहां भी इसी मेटल की रॉड कैथोड की तरह एक्ट करेगी, यानी ये भी एम मेटल होगी, सेम मेटल होंगे दोनों। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट भी सेम होगा। जैसे अगर सपोज करें हम एम की जगह पर इसको कॉपर की रॉड मान लेते हैं तो ये भी कॉपर की रॉड होगी और यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो इसी का सॉल्ट होगा, यानी कॉपर सल्फेट, और यहाँ भी जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो भी क्या होगा? कॉपर सल्फेट। अब सवाल ये आता है कि जब इलेक्ट्रोड सेम है, इलेक्ट्रोलाइट सेम है, तो सेल काम कैसे करेगा? तो ये सेल काम करता है कंसंट्रेशन में चेंज के कारण। तो यहाँ जो वैद्युत अपघट्य हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, इनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। सपोज करो ये जो कॉपर सल्फेट है एनोड वाले कंटेनर में, इसकी कंसंट्रेशन C1 है और जो कैथोड वाले कंटेनर में जो कॉपर सल्फेट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है? C2 है। तो ये हमारा एक कंसंट्रेशन सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन सेल में समान सेम मेटल की दो रॉड सेम इलेक्ट्रोलाइट में डिप रहती हैं, लेकिन दोनों इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या होती है? डिफरेंट होती है, इसीलिए इसको कंसंट्रेशन सेल कहा जाता है। ठीक, अब हम इस कंसंट्रेशन सेल ये कैसे काम करता है, कैसे ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो हम नर्नस इक्वेशन इसमें अप्लाई करेंगे, जो नर्नस समीकरण थी उस नर्नस इक्वेशन को हम इसमें अप्लाई करेंगे। अब देखिए, सपोज कीजिए हम इसी जो ये आपका सेल है, इसी सेल के लिए हम एक सेल रिएक्शन लिखते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए, एनोड किसका है? कॉपर का। तो कॉपर किस में कन्वर्ट होगा? देखिए, कॉपर जो है वो सॉलिड है, ये कन्वर्ट होगा किसमें? Cu2 पॉजिटिव में, एक्वस में, यही तो कन्वर्ट होगा। दो लाइन डालते हैं जो कि सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं और इस साइड, क्योंकि ये नेगेटिव एंड है तो यहाँ एनोड लिखेंगे, इधर ये आपका पॉजिटिव एंड है तो इधर हम कैथोड को लिखेंगे। अब कैथोड पर क्या रिएक्शन होंगी? ये जो कॉपर आयन है सॉल्यूशन से, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कॉपर में रिड्यूस हो गए, ये भी एक्वस है।
अब होता क्या है कि दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, इसकी कंसंट्रेशन C1 है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या है, C2 कंसंट्रेशन है। तो एक ये सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन सेल की, जो सांद्रता सेल होता है वो सांद्रता सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। अब हम इस कंसंट्रेशन सेल पे जो हमारी नर्नेस इक्वेशन थी, उस नर्नेस इक्वेशन को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आप गौर से देखिएगा कि किस तरीके से इस कंसंट्रेशन सेल में हम नर्नेस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। तो सपोज कीजिए आपका टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन है, क्योंकि पहले भी मैंने कहा था कि जो मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस हैं वो 298 केल्विन पर दिए गए हैं। तो सपोज कर रहे हैं कि टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो हम 298 केल्विन पे नर्नेस इक्वेशन लिखते हैं, विच इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 बेस Q। यही तो होता है जो रिएक्शन कॉफिशिएंट है, हम उसी को लिखते हैं। ये आपकी नर्नेस इक्वेशन है सिंपली एक। अब जो नर्नेस इक्वेशन इसको हम अप्लाई करेंगे अपने कंसंट्रेशन सेल पे, जो कि अभी हमने लिखा था। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बताता हूं। अब आपको तीन चीजें चाहिए, गौर कीजिएगा। अगर आपको किसी सेल का ईएमएफ निकालना है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उस सेल का, तो आपको तीन चीजें चाहिए। एक तो आपको ई नॉट सेल चाहिए, एक आपको एन चाहिए, एक आपको क्यू चाहिए। तो ये तीन चीजें कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट चीज पे आते हैं। पहली थिंग आपकी क्या है, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको बताया गया था कि ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करता है। मैंने इससे पिछली जो आपकी वीडियोस हैं, प्रीवियस वीडियोस, उसमें आपको ई नॉट सेल कैलकुलेट करना बताया है। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यानी जो कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, उसमें से अगर हम एनोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर देते हैं तो आपका पूरे सेल का क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहां पर आप एक चीज गौर करना। सपोज करो मैं यहां पर एक इक्वेशन लिख रहा हूं, किसी कंसंट्रेशन सेल की इक्वेशन, जिसमें कोई एम मेटल है हमारी, ये एक एम मेटल है। मैं फिर से एक डायग्राम बना रहा हूं। इस एम मेटल को हमने इसके एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया है, विच इज Mn पॉजिटिव, विच इज Mn पॉजिटिव। ऐसे ही इधर भी होगा, देखो आपके राइट हैंड साइड के कंटेनर में, क्योंकि सेम मेटल है तो ये भी एम मेटल होगी और इसका सॉल्यूशन भी किसका होगा, Mn प्लस सॉल्यूशन। एक आप क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज से इसको कनेक्ट कर देते हैं और इन दोनों को एक वोल्टमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका कंसंट्रेशन सेल फॉर्म हो गया। अब आप देखिए मेटल Mn पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है और यहां सॉल्यूशन से Mn पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, M में। तो हमारी इसके लिए सेल इक्वेशन क्या बनेगी, जो सेल का रिप्रेजेंटेशन होगा। फर्स्ट इधर हम एनोड, इस एनोड साइड होता है, ये आपका कैथोड साइड होता है। तो एनोड में क्या रिएक्शन हो रही है कि जो M है सॉलिड, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn पॉजिटिव में। और सॉल्यूशन कैसा है, एक्वस। सपोज करो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C1। सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं, राइट हैंड साइड हम कैथोड की इक्वेशन लिखते हैं, दैट मींस रिडक्शन की जो इक्वेशन है हम उसको यहां पर लिखेंगे। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, Mn पॉजिटिव का रिडक्शन हो रहा है किसमें, M में, यानी सॉलिड में। इसकी जो कंसंट्रेशन है सपोज करो कितनी है, C2। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि ये भी M है, ये भी M है, यानी दोनों मेटल क्या है आपके, सेम है। सपोज करो आपको दिया है ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, किसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, Mn पॉजिटिव ऑब्लिक M। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, सपोज कर रहे हैं कि इस इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया है, सपोज करो वो A है। ये हम मान के चल रहे हैं कि इस इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, जैसे कॉपर का कितना होता है, प्लस 0.34 वोल्ट, जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है माइनस 0.76, है ना। तो वैसे ही यहां पर हमने इसका रिडक्शन पोटेंशियल सपोज कर रहे हैं A है। तो क्योंकि ये भी सेम मेटल है, ये भी वही मेटल है, दोनों सेम मेटल हैं, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो भी A होगा, इसका जो पोटेंशियल होगा वो भी A होगा। यानी एनोड और कैथोड दोनों सेम है, तो दोनों का पोटेंशियल कितना होगा, A। तो हम आप निकालते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, क्योंकि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल भी कितना होगा, A।
एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल भी कितना होगा ए, तो दैट मीन्स इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकला पूरे सेल का ई नॉट सेल, वो कितना हो गया आपका 0। ये आपको याद भी रखना है कि कंसंट्रेशन सेल जो होते हैं उनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है 0। कैसे आया एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्योंकि जो मेटल है सेम है और सेम मेटल है तो दोनों का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल सेम होगा। तो सपोज करो वो रिडक्शन पोटेंशियल ए है, तो हमने क्या किया a माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो गया 0, यानी पहली चीज आपको मिल गई कितनी 0। अब सपोज करें हम जो दूसरी चीज है हमारी n की वैल्यू, अगर इस इक्वेशन के हिसाब से हम देखें तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, देखिए n इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये कितने एक्सेप्ट कर रहा है n इलेक्ट्रॉन। तो हम सीधे सीधे n इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया यहाँ पर n हो गया। अगर आप n नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको x कर सकते हैं, ये x हो गया सपोज करो। तो इसने x इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने x इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया x हो गया। ठीक, अब तीसरी चीज हमने जो तीसरी चीज लेनी है वो है q। तीसरी चीज हमने क्या लेनी है q। अब q की वैल्यू देखिए, q इज इक्वल टू क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये तो होता है। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखो, इस सेल के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन लिखें सपोज कीजिए, तो सबसे पहले इक्वेशन आपकी होगी एट एनोड। देखो एनोड पर क्या इक्वेशन हो रही है, इसके अकॉर्डिंग मैं इक्वेशन ले रहा हूं। एनोड पर क्या इक्वेशन हो रही है कि जो आपका M है मेटल सॉलिड फॉर्म में, वो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है X, तो उसने X इलेक्ट्रॉन रिलीज किए और वो किस में कन्वर्ट हो गया M प्लस X कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही अब दूसरी इक्वेशन होगी एट कैथोड। अब कैथोड पर क्या हो रहा है देखिए, ये जो आपके, इसको मैं X लिख देता हूं यहां पर भी, तो यहां क्या हो रहा है जो MX पॉजिटिव है वो X इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और M में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी MX प्लस कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए X इलेक्ट्रॉन और एक इसमें कन्वर्ट हो गया M सॉलिड में। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ओवरऑल इक्वेशन निकल आएगी। तो X इलेक्ट्रॉन से X इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, M से M भी कैंसिल हो गया। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ये भी M प्लस एक्स है, ये भी M प्लस एक्स है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एनोड पर जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है C1, एनोड पर कंसंट्रेशन कितनी है C1, कैथोड पर कंसंट्रेशन कितनी है C2। क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो आप इनको कैंसिल नहीं कर सकते। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, देखिए M प्लस एक्स, ये भी कन्वर्ट हो रहा है M प्लस एक्स में, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन आपकी C2 है, इसकी कंसंट्रेशन C1 है। तो अब हम देखिए Q की वैल्यू निकालते हैं, तो Q इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है C1 और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है C2, तो C1 अपॉन C2। तो आपको तीनों चीजें मिल गई हैं, देखिए N की वैल्यू मिल गई है, Q की वैल्यू मिल गई है और E नॉट सेल की वैल्यू मिल गई है। ये तीनों वैल्यू को हम इसमें पुट अप करते हैं। देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप गौर से देखिएगा। अब हमारी इक्वेशन क्या बनती है, देखिए नर्नेस इक्वेशन हम यहां पर लिखते हैं, फिर से लिख रहा हूं E सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग Q। ठीक, अब ये सारी वैल्यू हम रखते हैं। देखिए E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल की वैल्यू हमको पहले ही पता है कितनी है 0 माइनस 0.0591 अपॉन N। अब देखिए N की वैल्यू कितनी आई है X, तो N की जगह पर हम क्या रख देते हैं X लॉग, अभी लॉग लिख रहा हूं कितने बेस पे है 10 बेस पे। Q की वैल्यू है आपकी C1 अपॉन C2। तो हमारी क्या इक्वेशन आई, E सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन X लॉग 10 बेस C1 अपॉन C2। तो ये कंसंट्रेशन सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या जो EMF है उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। आप नर्नेस इक्वेशन को यहां पर इंप्लाई करेंगे, तो जब नर्नेस इक्वेशन को हम इंप्लाई करेंगे तो E नॉट सेल की वैल्यू हमको चाहिए। E नॉट सेल क्योंकि दोनों मेटल सेम है तो E नॉट सेल 0 हो जाएगा। ठीक,
एन की वैल्यू जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं या जितने गेन कर रहा है, तो यहाँ पर क्योंकि एक्स इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था और एक्स इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था तो एन इज इक्वल टू एक्स हो गया। क्यू की वैल्यू जब निकालते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन C1 है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C2 है, तो C1 अपॉन C2। ठीक, अब हम इसी इक्वेशन से एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और आपके बुक्स में जो क्वेश्चन है कंसंट्रेशन सेल से रिलेटेड आप उनको इजीली कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिए इसमें आप, क्वेश्चन ये है कि आपको एक सेल दिया हुआ है। ठीक, आपको एक सेल क्या दिया है, Cu सॉलिड ऑब्लिक Cu2 पॉजिटिव एक्वस, सॉल्ट ब्रिज बनेगा और उसके बाद यहां आपका रिडक्शन हो रहा है, तो Cu2 पॉजिटिव एक्वस ऑब्लिक Cu सॉलिड। अब देखो दोनों सेम, दोनों मेटल सेम है, देखो मटेरियल पूरा आपका सेम है, इधर भी एनोड भी कॉपर का है, कैथोड भी कॉपर का है, इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है बट कंसंट्रेशन डिफरेंट है। सपोज करो हम इसकी कंसंट्रेशन लेते हैं 0.001 कैपिटल एम और इसकी कंसंट्रेशन लेते हैं 0.01 एम। ठीक, अब हम क्या निकालना है हमको, ये कहते हैं कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ एबव सेल एट 298 केल्विन। तो आपको 298 केल्विन पे इस सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ठीक, तो हम सीधे सीधे इस इक्वेशन को इंप्लाई करते हैं। यहां पर क्या है आपका, ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 अपॉन एक्स की जगह पर मैं एल ले लेता हूं, यहां पर लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड और कंसंट्रेशन ऑफ, हम इसको क्या कह सकते हैं, C1 अपॉन C2 ही लिख देते हैं, C1 अपॉन C2। ये C1 है, ये C2 है। इतना समझ जाना कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कंसंट्रेशन ऑफ एनोड है और जो राइट हैंड साइड है वो कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड है। अब आपको देखिए यहां पर N इज इक्वल टू N होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करे या गेन करे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितने, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो N इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक, तो हम यहां पर देखिए, मैं यहां पर वैल्यू भी लिख देता हूं, N इज इक्वल टू 2 हो गया। C1 कितना है, 0.001, या इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू दी पावर -3। C2 कितना है, देखिए आपका C2 आपको दिया है 0.01, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू दी पावर -2। अब ये सारी वैल्यू को हम यहां पर रखेंगे, देखिए कैसे, ई सेल इज इक्वल टू, ई नॉट सेल तो 0 होता है, ई नॉट सेल की हमको जरूरत ही नहीं है, तो -0.0591 अपॉन एन, एन इज इक्वल टू 2 है, लॉग 10 बेस C1 कितना है, देखो हम ये वैल्यू लेते हैं 1 इंटू 10 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 टू दी पावर -2। ठीक है यहां तक। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 अपॉन 2 लॉग 10 बेस, अब 10 टू दी पावर -2, 1 से 1 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 10 टू दी पावर -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा और -3 में से +2 जाएगा तो 10 टू दी पावर -1। ठीक है यहां तक ना। अब हमने क्या करना है, देखिए ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 अपॉन एन लॉग 10 टू दी पावर -1। देखिए अब यहां पर ध्यान देना, 10 टू दी पावर लॉग 10 टू दी पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, पावर आगे आ जाती है माइनस लॉग 10 -1 लॉग 10 लिख सकते हैं ना। तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी हमारी वैल्यू हो गई log 10 टू दी पावर -1 इज इक्वल टू -1। ये तो है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, -1 log 10, log 10 1 हो जाता है, तो हमारा ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 अपॉन 2 इंटू -1। और -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में आ जाएगा, तो हमारा ई सेल इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.0591 अपॉन 2। और एक ये सिंपल सी वैल्यू है, आप याद रखना, कभी भी आप 0.0591 को 2 से जब डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू याद भी रख लीजिएगा, ये आएगा 0.02955। यानी हमारी ई सेल, ईएमएफ ऑफ सेल
इज इक्वल टू आ गया 0.02955 वोल्ट। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको यहां पर देखना क्या है, केवल कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपको दोनों एनोड और कैथोड की कंसंट्रेशन पता है तो आप इजीली उस सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, विच इज कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम किससे शो करते हैं, केसी बाय नर्नेस्ट इक्वेशन। तो हम अब क्या करेंगे, नर्नेस्ट इक्वेशन के थ्रू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। तो आप ध्यान देना कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब आती है, पहले तो हम उस पर बात करते हैं कि जब हमने गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन किया था, तो हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जा रहा हूं। जब गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन किया था तो हमने क्या किया था, दो कंटेनर लिए थे। एक कंटेनर आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए था, एक रिडक्शन हाफ सेल के लिए। तो यहां हमने क्या किया था, जिंक की एक रॉड डिप करी थी, किसमें, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। किसमें डिप करी थी, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, और जिंक की रॉड को डिप किया था। ऐसे यहां हमने क्या किया था, एक कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया था ना। तो जो एनोड वाला पार्ट है वहां क्या रिएक्शन हो रही थी, देखिए कि जो जिंक के एटम हैं वो निकल के सॉल्यूशन में आ रहे थे। दैट मीन्स Zn जो था वो ऑक्सीडाइज हो रहा था इनटू Zn2 पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए थे। यानी जिंक के जो एटम हैं वो कहां आ रहे थे, सॉल्यूशन में आ रहे थे। ऐसे यहां क्या हो रहा था कि जो कॉपर आयन है वो सॉल्यूशन से निकल के इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे थे, Cu2 पॉजिटिव के। इसको हमने क्या किया था, एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया था और एक सॉल्ट ब्रिज के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया था। ये तो हमारा सेल था, ये आपका गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट हुआ। अब इसमें क्या था कि जो एनोड वाला कंटेनर है उसमें जिंक Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी और यहां Cu2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन घट रही थी। तो हमने कहा था कि यहां जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी थी, यानी जो चार्ज था, यहां आपका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा था, यहां नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा था। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपकी खत्म हो गई थी। उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज लगाया था। लेकिन ये ध्यान देना कि सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा था, ये जो चार्ज डेवलप हो रहा था, हमने वहां पढ़ा था कि सॉल्यूशन पे जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है इसको न्यूट्रलाइज कर रहा था। किसके थ्रू, क्लोराइड आयन के थ्रू। ये तो था। ऐसे ही यहाँ जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा था एक्स्ट्रा, उसको ये बैलेंस कर रहा था पोटेशियम आयन के थ्रू। बट केवल चार्ज को बैलेंस कर रहा था, आयन आपके सॉल्यूशन में ही थे और सेल आपका एक्ट कर रहा था। लेकिन आप ये समझिए कि सेल कब तक काम करेगा, ऐसा तो है नहीं कि ये हमेशा सेल काम करता रहेगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इस वोल्ट मीटर पे जो इसकी पॉइंटर है वो 0 को शो करेगा। दैट मीन्स कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो गई, यानी पोटेंशियल यहां कोई भी डेवलप नहीं हो रहा है। तो वो कंडीशन कहलाती है इक्विलिब्रियम की कंडीशन, जहां पर कि ये जो जिंक आयनों की कंसंट्रेशन और जो कॉपर आयनों की कंसंट्रेशन है ये कांस्टेंट हो गई और ये जो आपका वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर पर कोई भी डेविएशन नहीं आया, ये पॉइंटर आपका 0 पे है। वो कंडीशन जो थी वो कहलाती है आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। जब सेल काम करना बंद कर देता है तो वहां पर सेल से कोई भी पोटेंशियल डेवलप नहीं होता है। दैट मीन्स उस कंडीशन पे जो ई सेल जो आपका है वो 0 हो जाता है। आपका ये जो ई सेल की वैल्यू है, ई सेल इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, 0। इक्विलिब्रियम पे हमेशा याद रखना, एट इक्विलिब्रियम जो ई सेल है यानी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस सेल का जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाता है। इसीलिए जो पॉइंटर है वो 0 पर 0 शो करता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका चार्ज, आपका एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है, इस चार्ज को तो क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया अपोजिट आयन ने। लेकिन ये आयन अभी भी सॉल्यूशन में है। जितने पॉजिटिव आयन थे उतने नेगेटिव आयन आ गए, तो चार्ज तो बैलेंस हो गया, बट आयन तो अभी भी सॉल्यूशन में है। तो ये आयंस की कंसंट्रेशन यहाँ इंक्रीज हो रही है, यहाँ डिक्रीज हो रही है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब ये जो आपका वोल्ट मीटर है इस पर कोई भी डेविएशन नहीं आता है। दैट मीन्स आपका जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेट हो चुका है पूरी तरह। तो जब सैचुरेशन की कंडीशन आती है उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं।
इक्विलिब्रियम पे जो आपका ईएमएफ है इस सेल का वो 0 हो जाता है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आपको कंसंट्रेशन सेल के अकॉर्डिंग भी मैं समझा सकता हूं कि कंसंट्रेशन सेल का अभी क्या आया था हमारा, देखिए ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 अपॉन एन लॉग 10 बेस C1 अपॉन C2, ये तो था। तो ये कंसंट्रेशन एनोड की है, ये कैथोड की है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाती है C1 इज इक्वल टू C2। अब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 अपॉन एन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग C1 अपॉन C1 लिख सकते हैं ना। तो C1 से C1 कैंसिल हो गया वन टाइम, तो हमारी इक्वेशन क्या आई, ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग 1। अब आपको पता है लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो हमारा ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -0.0591 अपॉन एन इंटू 0। तो आप इससे 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, 0। तो ये 0 कब होता है, ईएमएफ 0 कब होता है, जब आपकी क्या कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे जो ई सेल होता है वो 0 हो जाता है। और दूसरा कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है Q, ये इक्वल हो जाता है किसके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। यानी जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है Q वो किसके इक्वल हो जाता है, Kc के। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नॉननेस इक्वेशन को यहाँ पर फिर से अप्लाई करेंगे। तो नॉननेस इक्वेशन क्या थी हमारी, देखिए नॉननेस इक्वेशन थी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 बेस Q। अभी ये ध्यान रखना कि ये जो इक्वेशन है ये 298 केल्विन टेम्परेचर पर है। अगर आपको टेम्परेचर चेंज करना है तो आप पहली वाली इक्वेशन लेंगे, क्या, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q। वो पिछली वीडियोस में बताई गई है, आप गौर से देखना उनको। तो यहां पर जब टेम्परेचर 298 होगा तो आप इस इक्वेशन को लेंगे। अब हमको पता है इक्विलिब्रियम पे ई सेल तो आपका 0 हो जाता है, तो ई सेल की जगह पर हम क्या ले लेंगे, 0। तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 बेस Q किसके इक्वल हो जाता है, Kc के। तो हम इसको Kc लिख सकते हैं, है ना। ई नॉट सेल को इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 बेस Kc। ठीक है ना यहां तक। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 बेस Kc। अब जब हम Kc की वैल्यू निकालेंगे तो Kc को इधर लाते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, लॉग 10 बेस Kc इज इक्वल टू n इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। ये हमारा जब हम Kc की वैल्यू निकालते हैं या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम नॉननेस इक्वेशन, तो हम इस वैल्यू का, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और जब Kc की वैल्यू निकालनी है तो लॉग इधर जाके आपका एंटी लॉग हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसको पूरा इस इक्वेशन, इस फॉर्मूले को लगा के दिखाऊंगा कि कैसे इससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो जल्दी से इसको आप उतार लीजिए। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड है कि कैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको ई नॉट सेल जो दिया है वो है 0.46 वोल्ट। तो हम एक इक्वेशन लेते हैं सिंपली से। तो क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर गिवन इक्वेशन एट 298 केल्विन। तो टेम्परेचर आपको 298 केल्विन पे एक आपको इक्वेशन लिख रहा हूं अभी, उसके लिए आपको Kc की वैल्यू निकालनी है। तो अब कैसे, देखो इक्वेशन क्या है आपकी, Cu प्लस ट्वाइस Ag पॉजिटिव गिव्स Cu2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Ag।
तो ये आपकी एक इक्वेशन है, जिस इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है केसी की। और आपको दिया है इसमें ई नॉट सेल, ये आपको दिया होगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.46 वोल्ट। आपको ई नॉट सेल इसमें दिया गया है कि ई नॉट सेल कितना है, 0.46 वोल्ट। तो हम आते हैं उसी फॉर्मूला पे जो फॉर्मूला अभी हमने लिया था। क्या फॉर्मूला था, देखिए हमारा फॉर्मूला था log 10 बेस केसी इज इक्वल टू क्या था, n इंटू ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.0591। तो हम n की वैल्यू रखेंगे, ई नॉट सेल की वैल्यू रखेंगे। n इज इक्वल टू, देखो मैंने आपको पहले बताया था कि कॉपर ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन, और वो 2 इलेक्ट्रॉन किसने गेन किए, एजी ने। तो इलेक्ट्रॉन कितने गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यानी n इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 2, और ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दी गई है। तो हम सीधे सीधे क्वेश्चन में रखते हैं log 10 बेस केसी इज इक्वल टू 2 इंटू 0.46 डिवाइडेड बाय 0.0591। तो हमने n की वैल्यू भी रख दी, हमने ई नॉट सेल की वैल्यू भी रख दी। जब दोनों की वैल्यू रखने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करेंगे किससे, 0.0591 से, तो ये वैल्यू आएगी 15.6। आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना, आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15.6। यानी हमारे पास log केसी, मैं बेस नहीं लिख रहा हूं, इज इक्वल टू आ गया 15.6 आ गया ना। अब हमको केवल केसी की वैल्यू निकालनी है, और जो हमको वैल्यू अभी मिली है वो किसकी वैल्यू है, log केसी इज इक्वल टू 15.6। अब केसी की वैल्यू निकालनी है, तो log को अगर हम शिफ्ट करते हैं दूसरी साइड तो वो क्या हो जाता है, एंटी लॉग। तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 15.6। और जो इससे पिछली वीडियो है उसमें मैंने आपको एंटी लॉग निकालना बताया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम इसका एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ रफ में बताता हूं आपको कि हम कितने का एंटी लॉग निकालना है। हमको एंटी लॉग ऑफ 15.6 निकालना है ना। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए हम इसको क्या करेंगे, एंटी लॉग, इसको हम दोनों को ऐसे लिख सकते हैं 15 प्लस 0.6, क्योंकि आप ऐड करेंगे तब भी 15.6 आएगा। अब इसको हम लॉग के फॉर्म में लेते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 15 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सोचिए, कल की वीडियो में आपको बताया था, इसको हम लिख सकते हैं log 10 टू दी पावर 15 प्लस 0.6 किसकी वैल्यू होती है, देखिए आपका log 2 की वैल्यू होती है 0.3 होती है ना, और log 4 की जो वैल्यू होती है वो इसके डबल होती है, तो 0.6, इतना ही तो होता है। तो ये 0.6 किसकी वैल्यू है, log 4 की, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 4 लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहां पर एक प्रॉपर्टी लगेगी, मैंने कल आपको बताया था, इसको हम मान लेते हैं m, इसको मान लेते हैं n। तो क्या प्रॉपर्टी लगी log की, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एंटी लॉग, इसको हम लिख सकते हैं log 4 इंटू 10 टू दी पावर 15 लिख सकते हैं ना। तो log से एंटी लॉग कट हो जाएगा और आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 10 टू दी पावर 50। ये अप्रोक्स वैल्यू है, ये ध्यान रखना कि ये अप्रोक्स वैल्यू है कैलकुलेशन में, क्योंकि आपको अगर एंटी लॉग टेबल आपके पास नहीं है तो वहां पर आप क्या करेंगे, ये अप्रोक्स वैल्यू है। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू लॉग टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 3.9 इंटू 10 टू दी पावर 15। लेकिन 3.9 को हम 4 लिख सकते हैं, तो राउंड ऑफ करके जब हम लिखते हैं तो हम इसको 4 इंटू 10 टू दी पावर 15 लिख सकते हैं। यानी हमारी जो केसी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, केसी की वैल्यू आएगी 4 इंटू 10 टू दी पावर 15। तो हमने क्या किया कि इस क्वेश्चन में ई नॉट सेल की वैल्यू से आपने केसी की वैल्यू कैलकुलेट करी। कैसे, आपको एन की वैल्यू और ई नॉट सेल की वैल्यू चाहिए थी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को दोबारा से देखिए
और उसके बाद भी अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।